Hello everyone, welcome to this complete beginner guide for quantitative aptitude in IP MAT. If you have recently started your preparation, then definitely one question comes in your mind. QA क्या है, क्या डिफिकल्टी लेवल होता है, क्या अप्रोच रहना चाहिए, क्या हमारा रोड मैप होना चाहिए। तो इन सारी चीजों की बात आज इस वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको एक रोड मैप देने वाला हूं, सारे आपके डाउट आज खत्म हो जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं क्यूए क्या है। मोस्टली लोग सोचते हैं क्यूए मींस कैलकुलेशन एंड फॉर्मूला, बट ऐसा यहां पर नहीं है। यहां पे क्या होता है, डिफरेंट टाइप के एग्जाम हैं एंड डिफरेंट टाइप की अप्रोच लगती है। जैसे अगर मैं बात करूं, क्यूए सिर्फ कैलकुलेशन और फॉर्मूला तक लिमिटेड नहीं है। यहां पर हमारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, हमारे फंडामेंटल साउंड होने चाहिए कि अगर क्वेश्चन ट्विस्टेड है तो हम उस चीज को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। जब हमारा फंडामेंटल क्लियर होगा तभी हम उस ट्विस्टेड क्वेश्चन को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होना चाहिए। अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ गई है तो उस चीज को अच्छी तरीके से हम डिकोड कर पा रहे हैं लैंग्वेज को, ताकि हम क्वेश्चन को अच्छे से समझें एंड देन सॉल्व करें। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट थिंग, स्पीड एंड एक्यूरेसी। कई बार ऐसा होता है कि हमारा लॉजिक तो अच्छा है, कॉन्सेप्ट भी बेहतर है, लेकिन वहां पे क्या होता है कि हमारी स्पीड स्लो है। अगर क्वेश्चन 1 मिनट का है फिर भी अगर हम लोग 3 मिनट उस पर लेके जा रहे हैं, हमने ये तो कहा कि भाई हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। या मोस्टली बच्चे एग्जाम सेंटर के बाहर निकलते हैं, उनसे जब पूछा जाता है पेपर कैसा था, उन्होंने कहा पेपर तो डुएबल था बट ये लेंदी था। बट वो लेंदी नहीं है। वहां पे आपको क्या काम करना है, अपने लॉजिक के साथ साथ अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी पे भी काम करना है। अगर क्वेश्चन 1 मिनट का है तो आप उसको 1 मिनट में ही सॉल्व करें। एंड द फोर्थ थिंग, लॉजिकल थिंकिंग, रीजन थ्रू पैटर्न एंड रिलेशन। डिफरेंट टाइप के अगर डेटा दे रखे हैं तो उनके बीच क्या रिलेशन है, उनको सॉल्व करके हम क्या थर्ड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डेटास के बीच में हमें लॉजिकल कनेक्शन फाइंड आउट करने आना चाहिए। तो मेरी बात हमेशा याद रखना, QA does not means only formula and calculation. QA ये कंप्लीट पैकेज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो हम लोग समझते हैं, मोस्टली स्टूडेंट ऑफन थिंक एवरी IP मैट एग्जाम इज द सेम, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। हर एक एग्जाम का अलग लेवल है, अलग पैटर्न है, उस पर हम लोग बात करते हैं। अगर मैं IP मैट इंदौर की बात करूं तो यहां का जो डिफिकल्टी लेवल है दैट इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहता है। मैं QA की बात कर रहा हूं, यहां पर आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे मोस्टली मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड इंक्लाइंड होते हैं। इजी जैसा कुछ नहीं यहां मिलता मोस्टली हम लोग को। लेकिन अगर हम लोग रोहतक की बात करें, रोहतक में हमारा जो लेवल रहता है दैट इज इजी टू मॉडरेट रहता है। एंड मैंने लिख रखा है गुड एंट्री पॉइंट, यहाँ पे मोस्ट कॉम्पिटेटिव, यहाँ कॉम्पिटिशन अच्छा खासा रहता है। ये गुड एंट्री पॉइंट है, क्वेश्चन आसान रहते हैं इसके कंपैरिजन में, तो हमारे लिए पेपर करने के लिए थोड़ा सा हमें बेहतर लगता है कि अच्छा इससे आसान है। लेकिन जैसे ही हम लोग जिपमैट में आते हैं, जिपमैट का लेवल इससे भी आसान रहता है और यहां पे भी लेवल इजी टू मॉडरेट। मोस्टली क्वेश्चन इजी साइड रहते हैं। यहां पे एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करता है कि आपकी स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी रहना चाहिए। एंड मैंने एक फोर्थ एग्जाम और यहां पे लिख रखा है दैट इज बैंगलोर UG। अभी लास्ट ईयर इन्होंने अपना प्रोग्राम UG प्रोग्राम लॉन्च किया है इन डेटा साइंस एंड इकोनॉमिक्स में, 4 ईयर का प्रोग्राम है। इसमें भी जो QA का सेक्शन आता है दैट इज मॉडरेट रहता है एंड पेपर बैलेंस आपको दिखेगा, ना बहुत आसान दिखेगा ना बहुत इजी दिखेगा, ठीक है। तो एक चीज ये दिमाग में रख के चलना कि हर एक IP मैट एग्जाम सेम नहीं होता। हर एग्जाम जैसे डिफरेंट है, उसके पेपर का भी लेवल एंड पैटर्न भी डिफरेंट होता है। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, मेजर एरियाज ऑफ QA। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में हम क्या क्या कवर करते हैं। तो कई बार लोगों को लगता है अर्थमेटिक ही सिर्फ क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, नहीं, अर्थमेटिक पार्ट होता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड का। यहां पर हम अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ, नंबर सिस्टम की बात करते हैं। अर्थमेटिक में अगर बात करें, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड एवरेज। SICI परसेंटेज का ही पार्ट होता है, इसलिए मैंने नहीं लिख रखा। कई लोग के मन में आएगा क्या SICI नहीं होता, नहीं होता है, इसी का पार्ट है। अलजेब्रा की बात करें दैट इज इक्वेशन, पॉलिनोमियल, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड फंक्शंस, यहां पे आपसे पूछा जाएगा। ज्योमेट्री की बात करें तो ट्रायंगल, सर्कल, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मॉडर्न मैथ में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट्स एंड फंक्शन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नंबर सिस्टम बहुत वाइड है, लेकिन जो मेनली क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं
दैट इज डिविजिबिलिटी रूल, फैक्टर्स, रिमाइंडर, एलसीएम एंड एचसीएफ से हमें ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये हमारा सिलेबस रहता है क्यूए का। अगर हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो हम कंफर्टेबल पोजीशन पे आ जाते हैं। नाउ मूव टू द वेटेज ट्रेंड। अब देखो जैसे मैंने कहा कि हर एग्जाम डिफरेंट है भाई, आईपी मैट इंदौर अलग है, रोहतक अलग है, जिप मैट अलग है, तो इसी तरह उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक सेक्शन से भी वेटेज अलग अलग होता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि इंदौर की, तो इंदौर में अर्थमेटिक का सेक्शन कम हो जाता है, बाकी में क्या होता है, बाकी एग्जाम में ज्यादा रहता है। तो अगर यहां पे अर्थमेटिक का सेक्शन देखोगे तो दैट इज 15 to 20% की वेटेज रखता है। अलजेब्रा अच्छी खासी वेटेज रखता है, दैट इज 25 to 30% रहता है। ज्योमेट्री भी आपका 15 to 20%, नंबर सिस्टम 10 to 12%, मॉडर्न मैथ 20 to 25%। तो मोस्टली स्टूडेंट यहां पे जो प्रिपेयर करते हैं वो क्या करते हैं, अलजेब्रा एंड मॉडर्न मैथ पे ज्यादा फोकस करते हैं। अगर आप देखोगे तो लमसम 50-55% के आसपास की वेटेज होती है, तो ये अच्छी खासी आपके स्कोर करने में हेल्पफुल होते हैं। तो इस बात को अगर आप इंदौर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस चीज पे ध्यान रखना कि आप अपना पूरा टाइम अर्थमेटिक को ही ना दे दो। आप इस वेटेज को अगर ध्यान में रख के क्वेश्चन अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, क्वेश्चन करोगे, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन जैसे ही हम लोग बात करते हैं यहां पे रोहतक की, देखो सारी आपकी इक्वेशंस चेंज हो जाती हैं। अब अर्थमेटिक की वेटेज हमारी 40 to 50% के आसपास अच्छा खासा अर्थमेटिक पूछा जाता है। अलजेब्रा 15 to 20%, मॉडर्न मैथ 8 to 12%, ज्योमेट्री 10 to 15%, नंबर सिस्टम 8 to 12%, डेटा इंटरप्रिटेशन 5 to 8%। एक बात यहां ध्यान रखना, कुछ लोग सोचेंगे कि सर यहां पे भी मॉडर्न मैथ आ रहा है, नंबर सिस्टम आ रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न होता है वो यहां पे इजी होता है। किसके कंपैरिजन में, इंदौर के कंपैरिजन में। यहां पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडर्न मैथ से, नंबर सिस्टम से, ज्योमेट्री से या अलजेब्रा से, वो इंदौर के कंपैरिजन में आसान होते हैं। तो इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप रोहतक के लिए जा रहे हो तो आप अर्थमेटिक को अच्छा खासा वेटेज दो, एंड इनके जो इजी साइड क्वेश्चन होते हैं इंदौर के रेस्पेक्ट में, उनको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब आप इंदौर का पेपर दे लेते हो तो उसके बाद आप रोहतक का सपोज कर लो देने जा रहे हो, आप अभी भी वो टफ वाले क्वेश्चन लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए तो बेनिफिशियल नहीं है। तो जैसा एग्जाम है हमारी प्रिपरेशन भी वैसी ही होनी चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट, हमारे सामने आता है जिप मैट आता है। अब जिप मैट में क्या होता है कि देखो परसेंटेज अगर बात करो, अर्थमेटिक का अच्छा खासा वेटेज होता है, नंबर सिस्टम 15 to 18%, अलजेब्रा 15 to 18%, मॉडर्न मैथ 5 to 8%, ज्योमेट्री 8 to 12%, मेंसुरेशन 3 to 5% होता है। यहां पर जो क्वेश्चन होते हैं रोहतक के कंपैरिजन में भी और आसान हो जाते हैं। तो जैसा मैंने पहले भी कहा है, एक्यूरेसी एंड स्पीड यहां पर मैटर कर जाएगी। पेपर एक बात ध्यान रखना, जैसे जैसे पेपर का लेवल आसान होता जाएगा आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी और बेहतर होनी चाहिए, तभी आप कंपीट कर पाओगे। और एक बेहतर सी चीज आपके लिए सजेशन दे रहा हूं, आप जिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, जिस आईपी मैट एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन होनी चाहिए। अगर सपोज करो कई लोग सोचते हैं कि सर मैंने तो इंदौर को प्रिपेयर कर लिया है, अब मुझे बाकी की जरूरत नहीं। अगर आप इंदौर को के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एक बात ध्यान देना, वहां आप टफ लेवल के क्वेश्चन, साथ ही साथ उसका जो इजी पार्ट होता है हमें उसकी भी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि जो इजी पार्ट होगा वो रोहतक एंड जिप मैट में आपसे पूछा जाएगा। इंदौर के लेवल का पेपर जिप मैट एंड रोहतक में नहीं आता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखो हमारा नेक्स्ट होता है क्वेश्चन टाइप कैसे होते हैं। अब देखो इंदौर में तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलते, हार्डली हो सकता है 2-4 क्वेश्चन मिल जाएं, लेकिन इंदौर में मेनली क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते, वहां लॉजिकल अप्रोच होती है। आपसे क्वेश्चन क्या करेगा, 2 स्टेप कैलकुलेशन कराएगा। लेकिन जिप मैट एंड रोहतक में क्या करता है, 1 स्टेप कैलकुलेशन होती है कि आपने एक स्टेप सॉल्व किया एंड आपको फाइनल आंसर मिल गया। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है आपके डिफरेंट टाइप का, क्या क्या रहता है, कुछ क्वेश्चन आपको फॉर्मूला बेस्ड मिलेंगे, क्वेश्चन दैट टेस्ट डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अंडरलाइंग प्रिंसिपल, नॉट जस्ट फॉर्मूला। फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, उसमें हल्का सा ट्विस्टेड रहेगा। अगर आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर है तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर पाओगे।
सेकंड होता है मल्टी स्टेप क्वेश्चन। मल्टी स्टेप क्वेश्चन जनरली आपके इंदौर में पूछे जाते हैं, तो इनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रॉब्लम दैट डिमांड टू अ मोर ऑपरेशन टू रीच द आंसर। वो क्या करता है, दो कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देगा एंड देन आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराएगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। एंड द लास्ट डेटा इंटरप्रिटेशन, रीडिंग एंड एनालाइजिंग टेबल, चार्ट एंड ग्राफ। ये इजी पार्ट होता है, इसमें आपके सामने एक ग्राफ होगा, एक टेबल होगी, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान रखना, केवल आप फॉर्मूला रट्टे लगा के काम नहीं कर सकते, आपको अपना लॉजिकल अप्रोच भी डेवलप करना होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आ जाए तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्यूए सेक्शन के कितने क्वेश्चन आते हैं एंड कैसे कैसे अप्रोच करना होता है। ठीक है, तो यहां पे देखो ये आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पे एमसीक्यू के हमारे पास होते हैं टोटल ये 30 क्वेश्चन होते हैं एंड शॉर्ट आंसर में 15 होते हैं। ठीक है, एंड ये यहां मैंने टोटल टाइम लिख रखा है 120, इसमें से 40 40 40 आपके तीन पार्ट आप कह सकते हो। एक होता है शॉर्ट आंसर का, जहां पे आपको ऑप्शंस नहीं मिलते, वो भी क्वांट का एक पार्ट होता है। 30 क्वेश्चन वाला एमसीक्यू का पार्ट होता है, जहां पर आपको अगेन एक सेक्शनल टाइमिंग मिलता है 40 मिनट का, एंड देन आपका वीए का पार्ट होता है, वहां भी 40 मिनट। तो अगर क्यूए की बात करें, आउट ऑफ 120 हमें यहां पे 80 मिनट मिलेंगे, 40 के दो सेक्शन मिलेंगे। उसमें क्वेश्चन की बात करें तो एमसीक्यू के 30 क्वेश्चन होंगे एंड शॉर्ट आंसर की बात करेंगे तो 15 क्वेश्चन होंगे। देन आते हैं आईपी मैट रोहतक में, यहां पर आपको कोई सेक्शनल नहीं मिलता है, फुल पेपर आपका 120 मिनट्स का होगा, जिसमें से मैथ के क्वेश्चन आपके 40 रहते हैं। देन इसके बाद आते हैं जिपमैट पे, जिपमैट का पूरा पेपर 150 मिनट का होगा एंड क्वांट के यहां पर आपको 33 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखो क्वेश्चंस भी डिफरेंट नंबर में पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने कहा था डिफरेंट एग्जाम होता है, हर एक आईपी मैट का एग्जाम डिफरेंट होता है एक दूसरे से, तो इस बात को ध्यान रखना। इसका एक और चीज ध्यान रखना, यहां सेक्शनल होता है, आपको 40 मिनट ही मिलेंगे क्यूए के लिए एसए के केस में, एंड क्यूए एमसीक्यू के केस में अलग से 40। ऐसा नहीं है कि आप इसका 40 मिनट का टाइम बचा के इसमें यूज कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, उन 4 पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट पे आ जाते हैं, जंपिंग टू शॉर्टकट। वो कुछ नहीं सोचते कि क्या लॉजिक है क्या। भाई जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे अप्रोच नहीं हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपने तो डायरेक्ट शॉर्टकट याद कर रखे, अब उसने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। अगर आपके बेसिक क्लियर है तो आप उस चीज को समझ सकते हो, तो हमेशा इस चीज को इग्नोर करना, जंपिंग टू शॉर्टकट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट बिहाइंड अ टॉपिक, शॉर्टकट बैकफायर इन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गया तो आपको ये तो लगेगा कि यार आधा अधूरा मेरे को आ रहा है, पूरा मैं नहीं सॉल्व कर पा रहा हूं। वो ऐसी सिचुएशन तभी आती है जब हम ये गलती करते हैं। इग्नोरिंग बेसिक्स, बेसिक्स बहुत जरूरी हैं। अगर आपका बेसिक, मोस्टली बच्चे कहते हैं सर ट्रिक्स इसकी क्या होगी, तो ट्रिक जैसा कुछ नहीं होता। ट्रिक क्या होती है, एक बेसिक लाइन में अगर मैं बताऊं, जो फालतू के स्टेप्स हैं अगर उसको हम लोग एलिमिनेट कर दें तो जो बच जाता है वही हमारी ट्रिक होती है। लेकिन इस ट्रिक तक पहुंचने के लिए भी आपको एक बात ध्यान रखना, बेसिक्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर बेसिक है, चाहे क्वेश्चन कितना भी ट्विस्टेड हो, आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो भाई याद रखना, वीक फंडामेंटल लीड टू कंफ्यूजन इन ऑलमोस्ट एवरी एडवांस प्रॉब्लम। अगर एडवांस प्रॉब्लम है तो वहां पे हमें प्रॉब्लम हमें भी होगी, हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा होगा। मेमोराइजिंग फॉर्मूला ओनली। अब लोग क्या करते हैं, भाई एक बात बताओ, अगर आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, लाइक परसेंटेज आपने पढ़ा, अब आपने परसेंटेज पढ़ के रट्टा लगा लिया कि हाँ ये फॉर्मूला होता है, मान लेते हैं 20 टाइप के क्वेश्चन हुए, उसमें 20 फॉर्मूला, ऐसे ही तो और भी डिफरेंट चैप्टर हैं, आप कितने फॉर्मूला याद करोगे। अब आप जब फाइनल एग्जाम में गए तो वहां पे इतने सारे फॉर्मूला, आप बिल्कुल हौच पौच हो गए, यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या किया जाए। ये सिचुएशन तब बनती है जब हम ब्लाइंडली फॉर्मूला को याद करते हैं, रट्टे लगाते हैं। तो इस चीज से बचना है आपको। भाई केवल फॉर्मूला रट्टे मत लगाना, ये कैसे बन रहा है, क्या बेसिक लगा सकते हैं, क्या लॉजिकल अप्रोच है, इस चीज पे जरूर ध्यान देना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, नो रेगुलर प्रैक्टिस। अब स्टूडेंट क्या करेंगे कि भाई आज एक शीट मिली, उसको सॉल्व कर लिया। अब इस शीट का नंबर हो सकता है एग्जाम के टाइम पे आया, अब आपने उस समय तो शीट सॉल्व कर ली, अब आपको कॉन्फिडेंस भी, यार मेरा परसेंटेज क्लियर है,
लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, परसेंटेज उस समय के लिए तो क्लियर था, लेकिन वो प्रैक्टिस ना होने की वजह से बाद में आपके लिए क्या करेगा, दिक्कत देगा। भाई आपको याद नहीं आएगा, आपको ये लगेगा पढ़ा हुआ तो है लेकिन समझ नहीं आ रहा सॉल्व कैसे करें। तो सबसे बड़ा रीजन होता है नो रेगुलर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही आपको यहां पे विनर बनाएगा, तो इसका जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ हमारा रोड मैप कैसा होना चाहिए। अब स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज रहते हैं, क्या पहले दिन से मॉक लगाना चाहिए, क्या पहले दिन सेक्शनल। नहीं भाई, आप पहले फेज में आते हो 1 to 3 मंथ के, इस फेज में आप क्या करोगे, अपने बेसिक्स फंडामेंटल बहुत बेहतर तरीके से तैयार करते हो। यहां पे आप कोई जल्दबाजी में नहीं हो, आप बिल्कुल अपनी एक्यूरेसी पे काम करो। अभी स्पीड नहीं पे काम करना है, अभी आपको अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है। जब आप एक्यूरेट हो जाते हो, आपको सारे बेसिक्स क्लियर हैं, देन मूव टू स्टेप 2, दैट इज मंथ 4 to 6। यहां पे आप क्या करोगे, अब टॉपिक की प्रैक्टिस करना, इंडिविजुअल टॉपिक्स की आप प्रैक्टिस करना। आपने यहां सीख रखा है, अब आप यहां पे उसके क्या करो, सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट करो। आपने परसेंटेज का मॉक दिया, प्रॉफिट लॉस का मॉक दिया, टाइम एंड वर्क का, फंक्शन का, डिफरेंट जितने टॉपिक हैं आपने सबका मॉक देना यहां पे स्टार्ट कर दिया है। अब जब आप यहां पे मॉक दोगे तो आपको खुद फील होगा, जब हमारा बेसिक क्लियर था तो यहां पे स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई है। मोस्टली बच्चे यहां गलती करते हैं, यहां पे स्पीड पे काम करते नहीं, यहां पे आपको केवल अपने कॉन्सेप्ट एंड एक्यूरेसी पे काम करना है। स्टेप 2 में जब आप आओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड इंक्रीज हो चुकी होगी। यहां के बाद जो थर्ड स्टेप होता है मंथ 6 ऑनवर्ड, इसके बाद आपको फुल लेंथ मॉक देना स्टार्ट कर देना है। जितना ज्यादा मॉक आप दोगे, एग्जाम को फील करोगे। भाई अगर हम कोई मॉक दे रहे हैं, सपोज करो 2 आवर का मॉक दे रहे हैं घर पे बैठ के, हम कोई डिस्टेंस टाइमर लगाया, भाई ऑटोमेटिकली वहां टाइमर भी चलता रहेगा। अगर हम मॉक दे रहे हैं तो हमारी प्रैक्टिस बनती है, हमारा दिमाग उस तरह से सेट होता है कि भाई वो इस सिचुएशन में कैसे काम करेगा। सडन करो, एक बेसिक सा एग्जांपल, अगर एक कोई पर्सन है वो नॉर्मल प्लेन एरिया में रहने वाला, उसको सडन जाके हिल पे खड़ा कर दो, भाई मर जाएगा, नहीं सस्टेन कर सकता। लेकिन अगर एक बात बताओ, उसकी पहले प्रैक्टिस कराई जाए, थोड़ी सी हिल एरिया पे गए, फिर थोड़ा सा हाइट पे गए, फिर थोड़ी सी हाइट, तो क्या करेगी, बॉडी एक्लिमेटाइज करने लगती, बॉडी अपने आप को वहां पे सेट करने लगती। तो सेम ऐसे ही हमारे माइंड के साथ है। डायरेक्ट हम मॉक पे जाएंगे, हम कंफ्यूज होंगे डिप्रेशन में। मोस्टली बच्चे कहते हैं सर डिप्रेशन हो नहीं रहा है, क्यों नहीं, क्योंकि गलत अप्रोच है। बेसिक बिल्ड किया, एक्यूरेसी पे काम करने के साथ यहां स्पीड बनाई, देन फुल लेंथ मॉक किया, हमसे क्वेश्चन होने लगे, और जब क्वेश्चन हमसे सॉल्व होने लगते हैं तो अपने आप कॉन्फिडेंस आने लगता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। एंड डेली आपको अपने लिए एक रूटीन फॉलो करना है, दैट इज 30 मिनट डेली ड्रिल, मेंटल मैथ फॉर्मूला एंड वीक टॉपिक रिवीजन। आपको क्या करना है, डेली नंबर्स को देखो, नंबर्स के साथ खेलो। भाई अगर नंबर्स के साथ खेलोगे ना तो इसका फायदा ये मिलेगा आपको कि नंबर देखते ही आपको यार अच्छा ऐसा कुछ होता है। भाई 24 का मल्टीपल 120 होता है, लिखो ना 4-5 बार, देखो 120 वहां सोचना नहीं पड़ेगा, 24 into 5 आपका दिमाग खुद कहेगा हाँ यार 5 टाइम होता है। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा और आपकी कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज होगी। एंड जो भी आपके वीक पॉइंट लग रहे हैं, आपको वीक टॉपिक लग रहे हैं, आपने लिस्ट बनाया, डेली उनका रिवीजन करना जरूरी है। जितना आप रिवीजन करोगे आप उतने बेहतर क्वांट में होते चले जाओगे, ठीक है। तो इस रोड मैप को ध्यान रखना है, कुछ भी जंप नहीं करना है कि हम यहां से डायरेक्ट यहां जंप कर जा रहे हैं या हम इसको छोड़ दे रहे हैं, हम यहां से कर, नहीं, आपको प्रोसेस यही फॉलो करना है। अगर इस प्रोसेस को फॉलो करते हो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। एंड जो फाइनल एडवाइस है मेरी आपके लिए, आपकी इस जर्नी में, स्टार्ट विद बेसिक। सबसे पहले अपने बेसिक क्लियर करो, फाउंडेशन जो है उनको क्लियर करो। बिल्कुल कोई फॉर्मूला बन रहा है तो क्यों बन रहा है, क्या उसके पीछे बेसिक अप्रोच है, सब कुछ अगर क्लियर हो जाएगा तो आपका बेसिक यहां फर्स्ट फेज क्लियर है। देन प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। डेली प्रैक्टिस इज द सिंगल मोस्ट पावरफुल टूल इन योर प्रिपरेशन। आप किसी से भी पूछोगे कि सर क्या करना चाहिए मैथ्स अच्छा करने के लिए, हर एक क्वांट का टीचर यही कहेगा प्रैक्टिस ज्यादा करिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी आपकी बेहतर क्वांट होगी। एंड फाइनल, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड द व्हाई बिहाइंड एवरी फॉर्मूला एंड मेथड। जैसे मैंने कहा, अगर कोई फॉर्मूला है, कोई ट्रिक है, तो ये क्यों है। अगर हम इसके पीछे काम करेंगे तो देखना आपको अपने आप आपको आंसर मिलेगा कि अच्छा ये वजह है। अगर क्वेश्चन चाहे जितना कोई ट्विस्ट कर दे, आपके पास वो रीजन होगा कि ये फॉर्मूला इस वजह से काम कर रहा था, अगर ये वाला पार्ट नहीं है तो ये चीज नहीं हो सकती।
तो आप ब्लाइंडली वहाँ अप्लाई नहीं करोगे और आपको ऑटोमेटिकली क्वांट आपकी आसान दिखने लगेगी। तो आपके लिए मेरी फाइनल एडवाइस है, इसको जरूर फॉलो करना। तो आई थिंक आपको अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में मिल गए होंगे। तो गुड लक आपकी जर्नी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।